हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अपर्णा शुक्ला ज्ञान मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो क्लास है आपकी हिंदी भाषा की बोलियाँ। आज इस पूरी क्लास में हम जानेंगे कि उन उपभाषाओं की बोलियाँ क्या हैं और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा की बोलियाँ क्षेत्र की दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ इन कितने वर्गों में बांटी गई हैं? 5 बोली वर्गों में बांटी गई हैं। कितने बोली वर्गों में? 5 बोली वर्गों में बांटी गई है। और ये 5 बोली वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आता है पश्चिमी बोली। कौन सा? पश्चिमी बोली आता है। उस पश्चिमी बोली में बोली नहीं कहेंगे, इसको पश्चिमी हिंदी कहेंगे। क्या है? बोली नहीं, इसको क्या बोलेंगे? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हमारी 5 बोलियां। कौन कौन सी? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी क्या है? हमारी उपभाषा है। और भाषा क्या है? हिंदी है। भाषा क्या है हमारी? हिंदी। तो ये हो गई भाषा, उपभाषा और आगे जो है 5 वो बोलियां। तो भाषा क्या है? हिंदी। उपभाषा पश्चिमी हिंदी। और इससे निकली बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जानते हैं। खड़ी बोली का दूसरा कौन सा नाम है? कौरवी। ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। फिर दूसरी उपभाषा कौन सी है? दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से कौन कौन सी बोली निकली है? पूर्वी हिंदी से 3 बोलियां निकली हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों निकली है पूर्वी हिंदी से। फिर आगे हम बात करेंगे राजस्थानी की। राजस्थानी हिंदी से कौन कौन सी निकली? राजस्थानी हिंदी से निकली हैं 4 बोलियां। पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी, जिसे किस नाम से जानते हैं? मेवाती नाम से जानते हैं। और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी, जिसको हम मालवी कहते हैं। तो राजस्थानी हिंदी से हमारी कितनी बोलियां निकली हैं? 4 बोलियां निकली हैं। वो 4 बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। फिर आगे पहाड़ी हिंदी। फिर आगे कौन सी थी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से कौन कौन सी बोलियां निकली हैं? पहाड़ी हिंदी से है पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में 2 बोलियां हैं, एक कुमाऊनी और दूसरी गढ़वाली। ये दोनों मध्यवर्ती पहाड़ी बोली कही जाती हैं। फिर है बिहारी। क्या है? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये 3 बोलियां बिहारी हिंदी की होती हैं। तो भाषा क्या है हमारी? हिंदी। उपभाषाएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। और इन उपभाषाओं से जो बोली निकली है वो पश्चिमी हिंदी में कितनी बोली है? 5। पूर्वी हिंदी में है 3, राजस्थानी में 4, पहाड़ी में 2 और बिहारी में 3 हो गई। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी एक बार फिर से देख लेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली है खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी के नाम से जानते हैं। फिर है ब्रजभाषा। फिर हरियाणवी। हरियाणवी को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं? हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। कभी कभी बांगरू पूछ लेता है तो हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। और चौथी है बुंदेली, 5वीं कन्नौजी। ये पश्चिमी हिंदी की होगी। पूर्वी हिंदी से कितनी है? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से 4 हो गई, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। फिर है पहाड़ी। पहाड़ी से कौन कौन सी? पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो मध्यवर्ती पहाड़ी की दो बोलियां हैं। कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। बिहारी में भी 3 है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये तीनों बिहारी की बोलियां होगी। अब इन बोलियों के बारे में जानेंगे कि खड़ी बोली क्या है,
ब्रज भाषा क्या है? अभी तक तो बोली ये सुना कि हाँ ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा है और ये इसकी बोलियां हैं। अब इन बोलियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जानते हैं ना। किस नाम से जानते हैं इसको? कौरवी नाम भी इसका है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। कितने? दो अर्थों में होता है। एक तो होता है साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली, और दूसरा हो जाता है जो लोक भाषा या लोक बोली होती है, या लोगों के बोलचाल की जो बोली हो गई, एक उसके रूप में भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है। तो खड़ी बोली का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में, और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है उसके अर्थ में। यहाँ दूसरे अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किस शब्द का? दूसरे अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है कि दूसरे अर्थ में। इसी अर्थ में कुछ लोग कौरवी का भी प्रयोग करते हैं। कुरु जनपद की बोली होने के कारण राहुल सांकृत्यायन ने यह नाम दिया था। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यह कुरु जनपद में बोली जाती थी। कहाँ? कुरु जनपद में बोली जाने के कारण इसको राहुल सांकृत्यायन ने कुरु नाम दे दिया। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ है विवादास्पद। कुछ लोगों ने खड़ी बोली का अर्थ खरी यानी कि प्योर अर्थात शुद्ध माना है। कुछ लोगों ने क्या माना है कि खड़ी बोली का मतलब होता है प्योर अर्थात शुद्ध। तो दूसरों लोगों ने खड़ी बोली का क्या अर्थ निकाला है? कुछ अन्य लोगों ने इसका अर्थ जो निकाला है उसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई यानी कि गया, बड़ा, का, ऐसा निकाला है। कुछ लोगों का मानना है कि खड़ी का मतलब खरी यानी कि प्योर, और कुछ लोगों का मतलब है कि खड़ी बोली में जो खड़ी पाई है यानी कि बड़े आ की मात्रा की अधिकता होने के कारण इसको खड़ी हिंदी कहते हैं। इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता में प्रयुक्त की गई खड़ी पाई। खड़ी पाई का मतलब बड़े आ की मात्रा तथा उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। ध्वन्यात्मक प्रभाव में कर्कशता है यानी कि जोर से बोलना, थोड़ा कड़ापन है। यूं अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। तो किस अपभ्रंश से हुआ है खड़ी बोली का प्रयोग? खड़ी बोली का प्रयोग सौरसेनी अपभ्रंश के कहाँ से? उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका जो क्षेत्र है वो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। खड़ी बोली का क्षेत्र क्या बताया गया है? देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद, ये खड़ी बोली का क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत ही संपन्न है और इसमें पवाड़ा नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है? क्योंकि इसी बोली में, खड़ी बोली में ही नाटक, लोक कथा और लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, इसलिए ये लोक साहित्य की एक संतुष्ट भाषा या कही गई है या संपन्न भाषा कही गई है। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली में क्या है कि दीर्घ स्वर के बाद मूल व्यंजन के स्थान पर द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन समझते हो? द्वित व्यंजन का मतलब कि जैसे बेटा, बेटा, टा और टा, आधा टा फिर पूरा टा, ये एक आधा और दूसरा पूरा, इसको द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे बापू, रोटी, ये ऐसे व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाते हैं। महाप्राण के पूर्व इसी स्थिति में अल्प प्राण का आगम, जैसे दिखा, भूखा, ना का ड़ा, ना की जगह पे क्या प्रयोग होता है? ड़ा। जैसे अपना ना होके क्या है? अपड़ा, राड़ी, जाड़ा। ना का ल, जैसे काला, नीला, अवधि का घोड़ा, व्यंजनाद्रज ओंकारांत यानी कि घोड़ों के स्थान पर आकारांत हो जाता है। ओ के स्थान पर आ,
ओकारांत की जगह पे आकारांत, घोड़ों का घोड़ा हो गया, आदि इसकी विशेषताएं हैं। तो खड़ी बोली में जो मुख्य है इम्पॉर्टेंट वो क्या है कि खड़ी बोली का बोली क्षेत्र कौन सा है, तो उसका बोली क्षेत्र बताया गया था कि सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास जो बोली जाती है ये इसका बोली क्षेत्र हो जाता है। और इसका प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, एक तो साहित्यिक हिंदी के रूप में और दूसरा दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो लोक बोली है उसके रूप में करते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी भाग से है खड़ी बोली या कौरवी। उद्भव कहाँ से है? सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी भाग से। फिर आगे कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रज का पुराना अर्थ पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह आदि से है। ब्रज का क्या अर्थ बताया गया कि पशुओं या जो गौवे हैं उनका समूह या चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र कदाचित ब्रज कहलाया। क्या बताया जा रहा है कि पशुपालन के प्राधान्य के कारण, मतलब कि यहाँ पर पशुपालन ज़्यादा होता था जिसकी वजह से ब्रज कहलाया, और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा अथवा ब्रजी कही जाती है। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती में हुआ है। खड़ी बोली का बताया उत्तरी में और ब्रज भाषा मध्यवर्ती में। कहाँ से हुआ? कौन सा अपभ्रंश? सौरसेनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश का कौन सा मध्यवर्ती रूप है? ब्रज भाषा। ब्रजभाषा का जो बोली क्षेत्र है वो क्या है? ब्रजभाषा का मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलापुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी मुख्य उपबोलियां क्या है? भरतपुरी, डांगी और माथुरी। ये क्या है? इसकी मुख्य उपबोलियां हैं। कौन कौन सी? भरतपुरी, डांगी, माथुरी आदि। साहित्य और लोक साहित्य दोनों की दृष्टि से ब्रजभाषा बहुत ही संपन्न है। क्या बताया गया कि साहित्य की दृष्टि से और लोक साहित्य की दृष्टि से दोनों ही तरह से ब्रजभाषा बहुत ही संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। जैसे किस किस ने करी है ब्रजभाषा में रचना, उनके बारे में जानेंगे। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि रहे हैं। ब्रजभाषा किन किन कवियों ने ब्रजभाषा में रचना करी है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि ब्रजभाषा के कवि रहे हैं। खड़ी बोली की आकारांतता के स्थान पर ओकारांतता होता है। खड़ी बोली में क्या है? आकारांतता, बड़े आकार उच्चारण ज्यादा ना हो के ओ का होता है। जैसे घोरो, भलो, छोरो, करेगो, बड़ो क्या होता है ज्यादातर? जैसे घोड़ा हो गया, भला, छोरा, करेगा, बड़ा, ये होता है ना। लेकिन जब ब्रज बोली या ब्रज भाषा की बात करें तो उसमें ओकारांत की बहुलता होती है ना, मतलब ओकारांत ज़्यादा बोला जाता है। तो घोरो हो गया, भलो, छोरो, करेगो, बड़ो, ये सब हो गए। व्यंजनांत के स्थान पर उकारांत। व्यंजनांत यानी कि व्यंजन के अंत में क्या होता है? ऊ ज़्यादा आता है। जैसे सबू, भालू के स्थान पर ने को, काकू, से, कासो, पर का, पे आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर आगे है हरियाणवी। हरियाणवी बोली। हरियाणी शब्द की जो व्युत्पत्ति है या हरियाणी शब्द कहाँ से आया ये थोड़ा सा विवादास्पद है। हरियाणी के बारे में कहा गया कि हरियान। हरियान मतलब हरि का यान, यानी कि कृष्ण का यान द्वारिका इधर से ही गया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हरियाणवी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो हरि का यान है या कृष्ण का यान है वो इधर से ही होते हुए द्वारिका गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हरियाणवी कहा गया। हरि प्लस अरण्य यानी कि हरा वन तथा अहिर प्लस आना यानी राजपुताना, तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं। हरियाणवी में क्या कहा गया कि कुछ लोगों का कहना है कि हरि का यान इधर से गया इसलिए इसको हरियाणवी नाम दे दिया गया है। कुछ का मानना है कि हरि प्लस अरण्य यानी कि हरे वन होने के कारण इसका नाम हरियाणवी पड़ गया है।
तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरह के मत हैं, इसीलिए ये विवादास्पद है। इस हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये स्पष्टतः जानकारी में नहीं है, इसके कई सारे मत हैं। हरियाणी का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। कहाँ से हुआ है, किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से ही है, लेकिन कहाँ से? पश्चिमी से है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। कुछ लोगों का क्या कहना है कि जो हरियाणवी है खड़ी बोली ही है, लेकिन ये क्या है, पंजाबी का प्रभावित रूप है हरियाणवी। उसका क्षेत्र मोटे मोटे रूप से हरियाणा का कुछ भाग तथा दिल्ली पंजाब का पश्चिमी देहाती भाग माना गया है। क्या कहा गया इसमें कि ये पंजाबी से प्रभावित है और इसका जो क्षेत्र है वो दिल्ली पंजाब का पश्चिमी देहाती भाग है। इसकी मुख्य बोलियां कौन सी है? इसकी मुख्य बोलियां हैं जादू तथा बांगरू। कौन सी मुख्य बोलियां हैं? जादू तथा बांगरू। हरियाणी में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। अनेक स्थानों पर क्या है, ल को ड़ हो जाता है, जैसे काड़, सोड़, माड़ा, एवं व्यंजन के स्थान पर द्वित हो जाता है, जैसे बाबू, भित्तर, गड्डी, का ड़ हो जाता है, जैसे होड़ा। सहायक क्रियाएं हूँ, है, हो के स्थान पर क्या होता है, संग, से, सेंग, सोड़ का आदि इसकी क्या है, प्रमुख विशेषताएं हैं। हरियाणवी शब्द की जो एक बार फिर से देख लेते हैं हरियाणवी को, कि इसकी व्युत्पत्ति के बारे में बहुत सारे अलग अलग मत हुए हैं, क्योंकि कुछ का मानना है कि हरि का यान इधर से गया इसलिए हरियाणवी हो गया, कुछ का मानना है कि हरे जंगल इधर थे यानी हरे वन इधर थे इसलिए इसका नाम हरियाणवी पड़ गया। तो इसके अलग अलग मत हैं। किस अपभ्रंश से निकली है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से, और सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से, पश्चिमी रूप से निकली है। इसका जो बोली क्षेत्र है वो है दिल्ली पंजाब का जो देहाती पश्चिमी देहाती भाग है वो है। इसकी मुख्य बोलियां जादू तथा बांगरू हैं। फिर हम आगे बात करेंगे बुंदेली की। किसकी? बुंदेली की। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर की सीमा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि के आसपास के भागों में बुंदेलखंड कहते हैं। बुंदेली को क्या कहते हैं? कहीं कहीं के भागों में बुंदेलखंड कहते हैं। तो कौन कौन से भाग वो हैं? जैसे झांसी, छतरपुर, सागर आदि के आसपास के भागों में बुंदेली को बुंदेलखंड कहा गया है। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। क्या है? जो आसपास के क्षेत्र है वो बुंदेलखंड और वहाँ की बोली हो गई बुंदेली या बुंदेलखंडी। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का बोली क्षेत्र कौन कौन सा है? इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवानी, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र, ये हमारा बुंदेली का बोली क्षेत्र है। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, चाहे वो खड़ी बोली रही हो या खड़ी बोली के बाद बुंदेली हो गया, ये सब ब्रजभाषा है, ये सौरसेनी अपभ्रंश से ही है। बुंदेली के लोक साहित्य काफ़ी हैं, इसमें इसूरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। क्या बताया गया कि इसके लोक साहित्य बहुत सारे हैं, जिसमें जो इसूरी के फाग हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा, जिसे हिंदी साहित्य में भी स्थान मिलता है, मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। क्या बताया गया कि जो हिंदी का एक हिंदी प्रदेश जो है उनमें सबसे प्रसिद्ध जो लोक साहित्य है उसको क्या कहते हैं? आल्हा कहते हैं। और वो आल्हा बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है।
इसकी अन्य उपबोलियां राठौरी, लोहाती आदि हैं। फिर हम आगे बात करते हैं कन्नौजी की। कन्नौजी के बारे में क्या बताया गया कि कन्नौज यानी कि संस्कृत कान्यकुब्ज, इस बोली का केंद्र क्या है, कन्नौज है, अतः इसका नाम कन्नौजी पड़ा। कन्नौजी के बारे में बताया गया कि इसका जो केंद्र है वो है कन्नौज, जिसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, कन्नौजी नाम पड़ गया। और इसका जो बोली क्षेत्र है वो है इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में ये बोली जाती है। कन्नौजी किस अपभ्रंश से है, तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से है। जो पश्चिमी हिंदी की पांचों बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली हैं। किससे, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। चाहे वो खड़ी बोली हो, हरियाणवी हो, ब्रजभाषा हो, बुंदेली हो, कन्नौजी, ये पांचों किससे हैं, ये पांचों सौरसेनी अपभ्रंश से हैं। यह ब्रजभाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की ही उपबोली मानते हैं। क्या बताया गया कि ये ब्रजभाषा से इतनी ज़्यादा समान है कि कुछ लोगों का तो यही मानना है कि ब्रजभाषा ही है, ब्रजभाषा की ही एक बोली है या उपबोली है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है जिसमें कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुके हैं। इसमें क्या है, उकारांतता है, ओकारांतता है, इया का प्रयोग ज़्यादा है, जैसे जिभिया, छोकरिया, तथा वा का भी ज़्यादा प्रयोग है, जैसे बिटवा, बचवा। औ का ऊ हो जाता है, जैसे कौन का क्या हो गया, कौन हो गया। बहुवचन के लिए हवार, हम, हवार, हम लोग आदि इसकी कुछ विशेषताएं हैं कन्नौजी की। तो कन्नौजी का जो बोली, कन्नौजी नाम कैसे पड़ा, क्योंकि कन्नौज क्षेत्र ही इसका केंद्र है, बोली का केंद्र कन्नौज है, इसलिए इसका नाम कन्नौजी हो गया। बोली क्षेत्र इसके इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत है। सौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। कुछ लोगों का क्या मानना था, इसमें क्या बताया गया कि कुछ लोगों का मानना है कि ब्रजभाषा की ही एक उपबोली है। फिर आगे बात करेंगे अवधि की। किसकी, अवधि की। अवधि का बोली केंद्र क्या है, अयोध्या है। क्या है, अयोध्या। जैसे कन्नौजी का बोली केंद्र कन्नौज था, वैसे ही अवधि का बोली केंद्र अयोध्या है। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है। अवधि शब्द कैसे बना, ये समझ में आया। इसका जो बोली केंद्र है वो है अयोध्या, और अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, और अवध से अवधि शब्द बन गया। इसके उद्भव के संबंध में विवाद है या अनेक मत हैं। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसकी पाली से समानता के लिए आधार पर इस मत को नहीं मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसकी समानता पाली से ज़्यादा है, इसलिए यह अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं विकसित हुई है। अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा है, अवधि का क्षेत्र है लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी। ये है अवधि का बोली क्षेत्र, जहाँ जहाँ पर अवधि बोली जाती है। जैसे मिर्ज़ापुर में है कि अंशता, अंशता का मतलब पूरे मिर्ज़ापुर में अवधि नहीं बोली जाती है, कुछ भाग है, कुछ क्षेत्र है जिसमें अवधि बोली जाती है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि थे मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान तथा सबल सिंह। प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे अवधि के, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान और सबल सिंह। अवधि में क्या बताया गया कि इसका साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में थे। ए औ का आई औ हो जाता है। संज्ञा के 3 रूप हो जाते, जैसे घोर, घोरवा, घरौना। स्वार्थी का व्यापक प्रयोग, मोलवा, मोरवा। हा जैसे सहीस का क्या हो जाएगा, सहीस। इच्छा का हिंसा, या का रा आगम।
ये क्या है, ये सब इसकी विशेषताएं। इनकी मुख्य बोलियां क्या हैं, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बनोगी। अवधी की मुख्य बोलियां 3 हैं, बैसवाड़ी, मिर्जापुरी तथा बनोगी। ये अवधी की बोलियां हैं। फिर आगे बात करेंगे बघेली की। किसकी, बघेली की। बघेली का नाम बघेली कैसे पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का क्षेत्र बघेलखंड कहलाता है, और वहाँ की जो बोली है, बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। क्या कहा गया इसमें कि बघेल राजपूतों के आधार पर रीवा तथा उसके आसपास का क्षेत्र बघेलखंडी हो गया, और वहाँ पर बोली जाने वाली जो बोली थी वो बघेलखंडी या बघेली हो गई। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बघेली का उद्भव या विकास कहाँ से हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, जनमत का मतलब लोग इसे अलग बोली मानते हैं, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की ही उपबोली मानी जाती है या ज्ञात होती है। इसे दक्षिणी अवधि भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक अलग बोली है, लेकिन भाषा वैज्ञानिक अपने स्तर पर क्या बात करते हैं कि ये अलग बोली नहीं है, ये अवधि की ही एक उपबोली ज्ञात होती है, इसलिए इसे हम दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है, इसका क्षेत्र है रीवा, कौन सा, रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र। रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र इसका बोली क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। सर्वनामों में मुझे के स्थान पर मोही, तुझे, तुहो हो जाता है, तुझे, तुहो के स्थान पर त्वा, तो ही। विशेषण में हा प्रत्यय, जैसे निकहा, घोड़ा का ध्वाड़, मोर का मुआर, पेट का प्यार, देव का द्यार आदि इसकी विशेषताएं हैं। तो ये इसका बोली क्षेत्र है, और इस तरह से जो इसकी विशेषताएं हैं, ये बोली कैसे जाती है वो ये है। फिर हम आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ी की, कि इसका बोली क्षेत्र क्या है, और छत्तीसगढ़ी नाम कैसे पड़ा, किस अपभ्रंश से है, बोली क्षेत्र क्या है, और विशेषता क्या है छत्तीसगढ़ी की। तो छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ गया। और अपभ्रंश कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश है। कौन सा है, अर्धमागधी अपभ्रंश है, और अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से है। इसका जो क्षेत्र है वो है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव और कांकेर। ये हमारे छत्तीसगढ़ी के बोली क्षेत्र है। कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, ये है इसके बोली क्षेत्र। छत्तीसगढ़ की जो मुख्य उपबोलियां हैं वो क्या है, सरगुजिया, सदरी, बगानी और बिजवाली। ये इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। कौन कौन सी उपबोलियां हैं, सरगुजिया, सदरी, बगानी और बिजवाली, ये इसकी उपबोलियां हो गई। उड़िया तथा मराठी की सीमा पर की जो छत्तीसगढ़ी में रे का उच्चारण रू किया जाता है। उड़िया और मराठी की जो सीमा पर लगा जो क्षेत्र है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ी में क्या है, री का रू हो जाता है, क्योंकि मराठी में री का क्या बोलते हैं, रू, और उड़िया में भी री को रू बोलते हैं, इसलिए उसकी सीमा से जो लगा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे री का रू हो जाता है। कुछ शब्दों में महाप्राणीकरण होता है, जैसे इलाका, इलाखा। अघोषीकरण में क्या होगा, बंदगी का बंदकी, शराब का शराब, शराब का क्या हो जाएगा, फिर आगे शराब, खराब का खराब, सा का छ तथा छ का सा, जैसे सीता का चीता और केना का सेना आदि इनकी कुछ विशेषताएं हैं किसकी, छत्तीसगढ़ी की। फिर आगे बात करेंगे पश्चिमी राजस्थानी की। पश्चिमी राजस्थानी क्या है,
इसका नाम कैसे पड़ा ये सब। पश्चिमी राजस्थानी नाम से पता चल रहा है कि राजस्थान में बोली जाती है इसलिए राजस्थानी है, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए पश्चिमी राजस्थानी है। राजस्थानी का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात कौन कौन से पश्चिमी राजस्थान का कौन कौन सा क्षेत्र, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर आदि में बोली जाती है। इसमें इसे क्या कहते हैं, इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। इससे हाँ ये जानना जरूरी है कि इसको किस नाम से जानते हैं, इसको मारवाड़ी भी कहते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से है, उपनागर से है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। मीराबाई के पद इसी में लिखे गए हैं। मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाड़ी, सिरोही आदि इसकी उपबोलियां हैं। पश्चिमी राजस्थानी में धा और सा को ब्लिक ध्वनियां कहते हैं, जैसे से का सू या ऊ, मैं का माए, काकी के का, नोनी ने आदि इसकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे। पश्चिमी हिंदी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। ये सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। किस अपभ्रंश से है, सौरसेनी से, लेकिन सौरसेनी के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। इसमें क्या है कि साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिला है, क्योंकि जो मीराबाई ने पद लिखे हैं उनके पद पश्चिमी हिंदी में मिले हैं। मीराबाई के पद पश्चिमी हिंदी में लिखे गए, इसलिए इसमें साहित्य और लोक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसकी बोलियां, जो पश्चिमी हिंदी है उसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं, उपबोलियां हैं मारवाड़ी, ढूंढारी, मेवाड़ी, सिरोही। पश्चिमी राजस्थानी में धा और सा को ब्लिक ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं, धा और सा को ब्लिक ध्वनियां कहते हैं। फिर से का सु, ऊ का मैं, ऊ मैं का मैं, काकी के, ये सब इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं इतना नहीं पूछते हैं इसमें। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थानी इसको किस नाम से जानते हैं, इसका बोली क्षेत्र क्या है, किस अपभ्रंश से निकली है, ये सब चीज़ें पूछते हैं इस पर। फिर हम आगे बात करेंगे उत्तरी राजस्थानी की। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र कौन सा है, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास का क्षेत्र उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। किसके आसपास का, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम मेवाती के नाम से भी जानते हैं। मेवाती का नाम मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ा। मेवाती नाम क्यों पड़ा इसका, मेवाती नाम मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर पड़ गया। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है। मिश्रित बोली क्या है इसकी, अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। यह मिश्रित बोली है अहिरवाटी। अन्य बोलियों की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है, अन्य बोलियां जैसे हो गई राठी, नहेर, कट्ठर और गुजरी, ये अन्य बोलियां हैं। इस पर हरियाणी का बहुत प्रभाव है। कर्ता कर्म में नए कर्म संप्रदान मोह के कर्म अपादान से ते इसको उनको आदि के अतिरिक्त बैंको, कह को आदि विशेषताएं हैं। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव कहाँ से हुआ, सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। जो पश्चिमी में बताया गया था ना, पश्चिमी राजस्थानी में कि सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित है, वही उत्तरी राजस्थानी में भी है कि सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से इसका विकास हुआ है। फिर हम आगे बात करेंगे पूर्वी राजस्थानी की। किसकी, पूर्वी राजस्थानी की। राजस्थान में पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी तथा जिसका केंद्र क्या है, उदयपुर है। पूर्वी राजस्थानी के बारे में क्या बताया गया कि राजस्थान के पूर्वी भाग कौन कौन से हैं,
पूर्वी भाग है जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली कैसी बोली? इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। भाई जयपुरी है तो केंद्र जयपुर होगा। जयपुरी को और किस नाम से कहते हैं? ढूंढाड़ी नाम से भी जाना जाता है। इस बार नेट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जयपुरी को किस नाम से जानते हैं? ढूंढाड़ी के नाम से जानते हैं। इस बार सेट के पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्षेत्र का पुराना नाम ढूंढाड़ है। सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। क्या बताया गया कि सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। तो यहाँ से क्या जानेंगे कि इसका विकास कहाँ से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर से हुआ है। कहाँ से? सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। और दूसरी कौन सी बात बताई गई कि इसमें केवल लोक साहित्य है। इसकी जो मुख्य उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी मुख्य उपबोली है तोरावटी, काठेड़ा, चौरासी आदि। क्या है इसकी मुख्य उपबोलियां हैं? मुख्य उपबोलियां कौन कौन सी हैं? तोरावटी, काठेड़ा, चौरासी। इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई। तो वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जैसे अधिकरण में माले, मैंने के लिए मैंने और मुने, पूर्ण कृदंत, दीनू, लीनू आदि इसकी विशेषताएं हैं। तो पूर्वी राजस्थानी, ये राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। पूर्वी भाग कौन कौन से हैं? जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ये पूर्वी भाग हो गए। इसकी प्रतिनिधि बोली कौन सी है? जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर है। और जयपुरी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? जयपुरी को ढूंढाड़ी नाम से जानते हैं। सौरसे इसका जो विकास हुआ है या ये किस अपभ्रंश से ली गई है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से विकसित है। इसकी उपबोलियां कौन सी हैं? इसकी उपबोलियां हैं तोरावटी, काठेड़ा, चौरासी। ये हमारा पूर्वी राजस्थानी हो गया। अब हम बात करेंगे दक्षिणी राजस्थानी की। किसकी? दक्षिणी राजस्थानी की। का क्षेत्र कौन सा है दक्षिणी राजस्थानी का? इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद में तथा इसके आसपास का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आता है। इसकी प्रतिनिधि बोली कौन सी है? मालवी है, जिसका मुख्य केंद्र मालवा है। और इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से। कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य भी इस बोली में है। क्या बताया गया कि इस बोली में कुछ साहित्य है तथा कुछ लोक साहित्य भी है। सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटरवी, रतलामी आदि इसकी कुछ मुख्य उपबोलियां हैं। कौन कौन सी उपबोली हैं? सोंडवाड़ी, रांगड़ी, पाटरवी, रतलामी आदि इसकी बोलियां हैं। विशेषताओं में अगर हम बात करेंगे तो क्या बताया है कि कर्म, प्रसर्ग, खेरे, करण, अपा, तीतारे, संपन्न, दे, सारू, संबंध, थाके, थाका, थाकी। फिर हम आगे बात करेंगे पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किस उपभाषा से आई थी? पहाड़ी हिंदी से ही तो हमारी दो बोली निकली थी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पहाड़ी हिंदी हमारी उपभाषा हो गई और उसकी बोली हो गई पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी के बारे में पहले बात करेंगे। क्या है पश्चिमी पहाड़ी? इसका जो क्षेत्र है कौन सा है? पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र है जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा उसके आसपास का क्षेत्र पश्चिमी पहाड़ी में आता है। कौन सा? जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा उसके आसपास का क्षेत्र पश्चिमी पहाड़ी में आता है। इसे प्रायः खस नामक एक कल्पित अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। पश्चिमी पहाड़ी किस अपभ्रंश से है? खस अपभ्रंश से है। क्या बताया गया कि ये खस नामक एक कल्पित अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। खस नामक कल्पित अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। किंतु मेरे विचार में यह सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित है।
पश्चिमी पहाड़ी में केवल लोक साहित्य मिलता है। ये जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चमेयालो, क्योंठली आदि का सामूहिक नाम है। पश्चिमी पहाड़ी क्या है? कई सारी बोलियों का एक सामूहिक नाम है, जैसे जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चमेली, क्योंठली आदि का एक सामूहिक नाम हो गया पश्चिमी पहाड़ी। ये सौर से कुछ लोगों का मानना है कि ये खस अपभ्रंश से निकली है, कुछ लोगों का मानना है कि ये सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से विकसित है। यह कि इसमें क्या बताया गया कि इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है। पश्चिमी पहाड़ी समझ में आया आपको कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? जौनपुर, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर हम आगे बात करेंगे मध्यवर्ती पहाड़ी की। मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कौन सी दो बोलियां निकली थी? मध्यवर्ती से कौन सी दो बोलियां थी? कुमाऊनी और गढ़वाली थी ना। तो हम मध्यवर्ती पहाड़ी के बारे में बात करेंगे। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। क्या बताया गया कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। अपभ्रंश कौन सा बताया गया? सौरसेनी अपभ्रंश। वस्तुतः यह गढ़वाल और कुमायूनी दो बोलियों का सामूहिक नाम है। मध्यवर्ती पहाड़ी जो कहा गया है वो गढ़वाल और कुमायूनी दो बोलियां हैं, उनका सामूहिक नाम है। उन दोनों को मिलाकर क्या कह दिया गया? मध्यवर्ती पहाड़ी कह दिया गया। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। लोक साहित्य के अलावा कुछ साहित्य भी है। कुमाऊनी मुख्य कहाँ की उपबोली है? खसपर, जिया, कुमैया, गंगोया तथा गढ़वाली की राठी, बघानी, सलानी, टेहरी आदि है। कुमाऊनी मुख्य रूप से कहाँ की उपबोली है? कुमाऊनी की जो उपबोलियां बताई गई कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। खसपर, जिया, कुमैया, गंगोया, गढ़वाली, रानी की बिट्ठी, गढ़वाली की राठी, बघानी, सलानी, टेहरी आदि। ये बात करेंगे बिहारी हिंदी की। कौन सी? पांचवी कौन सी उपभाषा थी? बिहारी हिंदी थी ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आई थी? भोजपुरी, मगही, मैथिली, तीन बोलियां आई थी ना। कौन सी? सबसे पहले हम बात करेंगे भोजपुरी की। बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। क्यों पड़ा भोजपुरी इसका नाम? बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इसका नाम भोजपुरी पड़ा। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र कौन से अपभ्रंश से है? मागधी अपभ्रंश से। और किस रूप से? पश्चिमी रूप से है। इस बोली का क्षेत्र कौन सा है? इस बोली का क्षेत्र है बनारस। कौन कौन सा है? बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, आरा, छपरा और चंपारण, सारण तथा उसके आसपास का क्षेत्र। जैसे बनारस, बनारस में क्या आगे क्या? अंशता। अंशता का मतलब पूरे बनारस में नहीं है, बनारस का वो भाग जो हमारे बिहार से सटा हुआ है, बिहार, तो वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। जौनपुर का कुछ भाग है, मिर्जापुर का भी कुछ भाग है, पूरे मिर्जापुर में नहीं, कुछ भाग में है जहां पर भोजपुरी बोली जाती है। फिर गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, आरा, छपरा, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है जहां पर भोजपुरी बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी के बोलने वाले सबसे अधिक हैं। क्या बताया गया कि जो हमारा हिंदी प्रदेश की बोलियां हैं या हिंदी की बोलियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है हमारी भोजपुरी। हिंदी की बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली अगर कोई पूछे तो वो बोली कौन सी है? वो है भोजपुरी। इसमें केवल लोक साहित्य मिलता है। उधर कुछ वर्षों से साहित्य की रचना भी हुई है। क्या कहा गया कि इसमें पहले केवल लोक साहित्य मिलता था, लेकिन कुछ वर्षों से क्या है, साहित्य की भी रचना होने लगी है।
ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हैं। भोजपुरी की मुख्य उपबोलियां उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा नागपुरिया हैं। क्या बताया गया कि इसकी जो उपबोलियां हैं वो उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा नागपुरिया इसकी उपबोलियां हैं। फिर हम आगे बात करेंगे मगही की। किसकी? मगही की। मगही का विकास कहाँ से हुआ या इसका नाम कैसे पड़ा मगही, उसके बारे में जानेंगे। संस्कृत मगध के विकसित शब्द मगह के आधार पर इसका नाम मगही पड़ा। क्या बताया गया कि जो संस्कृत शब्द था मगध, उसका ही विकसित शब्द है मगह, और मगह के आधार पर इसका नाम मगही पड़ गया। ये किस अपभ्रंश से निकली है? मागधी अपभ्रंश से विकसित है यह बोली। और बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? इसका बोली क्षेत्र है पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा उसके आसपास बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है मगही। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है। पूर्वी, टलहा, जंगली आदि कुछ इसकी उपबोलियां हैं। क्या बताया गया इसकी उपबोलियों के बारे में? कौन कौन सी हैं? पूर्वी, टलहा, जंगली आदि इसकी उपबोलियां हैं। तो भोजपुरी हो गया, मगही हो गया। अब हमारी बचती कौन सी है? तीसरी, मैथिली। कौन सी? मैथिली। मैथिली के बारे में जानेंगे। मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी क्षेत्र तथा बंगाली क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। क्या बताया गया कि किस अपभ्रंश से ली गई है? यह मागधी अपभ्रंश से ली गई है। किससे? मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से यह ली गई है। और इसका जो बोली क्षेत्र है ये कहाँ पर बोली जाती है? ये बंगाली क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। इसमें क्या बताया गया कि हिंदी और बंगाली दो क्षेत्र हैं, हिंदी क्षेत्र और बंगाली क्षेत्र। इन दोनों की संधि का जो क्षेत्र है, जहाँ ये दोनों जहाँ पर मिले हुए, उस क्षेत्र में बोली जाती है मिथिला। मिथिला से ही इस बोली के नाम का संबंध है। देखो, जो हमारा हिंदी क्षेत्र है और बंगाली क्षेत्र है, इन दोनों का जो संधि क्षेत्र है उसका नाम है मिथिला, और मिथिला में ही बोली जाने वाली बोली है मैथिली। तो समझ में आया कि इसका नाम मैथिली क्यों पड़ा और ये कहाँ बोली जाती है। तो हिंदी और बंगाली का जो संधि क्षेत्र मिथिला है वहाँ पर बोली जाती है, और वहाँ पर बोली जाने के कारण इसको मैथिली नाम दे दिया गया। अब वो संधि क्षेत्र जो मिथिला है उनको किस नाम से जानते हैं? उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर। कौन से? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर। यहाँ पर बोली जाती है मैथिली। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत ही संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। क्या बताया गया कि इसमें लोक साहित्य और साहित्य दोनों ही प्रचुर मात्रा में है। ये लोक साहित्य की दृष्टि से तो बहुत ही संपन्न है तथा साहित्य की रचना भी इसमें अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। मैथिली भाषा में रचना किसने करी? विद्यापति की रचना है ना मैथिली भाषा में। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि देने का श्रेय किस भाषा को जाता है? तो आपका आंसर होगा मैथिली भाषा को। इनके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। मैथिली के कौन कौन से साहित्यकार हैं? मैथिली के साहित्यकार हो गए हमारे विद्यापति जी, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि इसके अच्छे साहित्यकार हुए हैं। इसकी जो मुख्य उपबोलियां हैं वो हैं उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी। कौन कौन सी? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, छिका छिकी। ये क्या है इसकी
उपबोलियां हैं। कौन सी? छिका छिकी मैथिली की उपबोली है। अवधि की तरह 3 रूप, जैसे घोरा, घोरवा, घुरड़वा। डा के स्थान पर रा बोल देना, जैसे घोड़ा है तो घोड़ा को कि मैथिली में क्या बोलेंगे? घोड़ा। सड़क को क्या बोलेंगे? सरक बोल देते हैं। इसीलिए बंगाली क्षेत्र से भी जो लोग हैं वो भी जब हिंदी में बोलते हो घोड़ा को घोड़ा बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाली क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र का जो संधि क्षेत्र मिथिला है ना, वहाँ पर मैथिली बोली जाती है, इसलिए वहाँ भी मैथिली का असर दिखाई देता है। शाखा शाखा संयुक्त होने पर हाथ, मास्टर को महट्टर, पुष्प को पुहुप हो जाता है। ये क्या है? ये इसकी विशेषताएं हैं। तो मैथिली के बारे में बात करेंगे। अगर फिर से देख लेते हैं, मैथिली का जो रूप है, विकसित रूप, वो का क्या है? अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप है। इसका जो बोली क्षेत्र है वो बंगाल तथा हिंदी क्षेत्र का संधि क्षेत्र मिथिला, वहां पर बोली जाती है। कौन कौन सा है उसका नाम? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में। मैथिली के कौन कौन से साहित्यकार रहे हैं? विद्यापति, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा, ये इसके साहित्यकार रहे हैं। उपबोली में दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी, छिका छिकी, ये आदि इसकी उपबोलियां हैं।